बहुत आवाज हो रहा है। चलो, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन बता रहा था, याद है कुछ? हाँ यस सर। तो उस एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन में मैंने कुछ काइनेमेटिक्स में कैसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सब निकालते हैं सिखाया था। यस ठीक सर। है, आज थोड़ा सा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ। So next heading is multiplication of vectors. अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन एक ही टाइप का होता है, a इंटू बी इक्वल टू सी। वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि दो टाइप का होगा। अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर स्केलर क्वांटिटी बनाते हैं तो उस मल्टीप्लिकेशन को कुछ और कहते हैं, और जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर वेक्टर क्वांटिटी बनाते हैं उस मल्टीप्लिकेशन को कुछ और कहते हैं। तो एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सुना है नाम तुम लोगों ने? नो सर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का कहाँ सुना? नो सर। अच्छा, नहीं सुना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर जो क्वांटिटी बनाएगा वो होता है स्केलर। जैसे हाँ सर ये सुना है। ये सुना है ना? हाँ। कोई एग्जांपल बता सकते हो? सर हमारा फॉर्मूला वर्क डन का। हाँ, वर्क डन का फॉर्मूला। जैसे वर्क डन W इज इक्वल टू F into फोर्स F डॉट डिस्प्लेसमेंट H। तो इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। इसी को या तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट सुना है सर। डॉट प्रोडक्ट सुना है? वेरी गुड। और एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या दूसरा इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके वेक्टर क्वांटिटी ही बनाते हैं। कोई एग्जांपल बताओगे? कोई एग्जांपल बताओगे? नहीं पता। नहीं। टॉर्क का नाम सुना है? टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर R क्रॉस F। ठीक है, देखेंगे हम लोग बाद में। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
सर वो लास्ट में टी है क्या सर? हाँ, टाउ पढ़ते हैं उसको, टेढ़ा मेढ़ा टी के जैसा ही सिंबल है। हो गया? नो सर। बोलो बेटा, हो गया? यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है। देखो, सपोज ये एक वेक्टर है ए, और ये एक दूसरा वेक्टर है बी। इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो जो ए डॉट बी होता है, इसका डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस थीटा। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो जस्ट समझने के लिए इस पॉइंट को मान लो मैं ओ कह दूं, इस पॉइंट को ए कह दूं और इस पॉइंट को बी कह दूं, तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं मैं ए एम, तो ये जो डिस्टेंस है ओ टू एम, ये डिस्टेंस मॉड ए कॉस थीटा के बराबर होगा। और
जो O to B डिस्टेंस है ये मॉड ऑफ B के बराबर होगा? सोच के बताओ, हाँ या ना? सोच के बताओ, हाँ या ना? यस सर, एक्चुअली वो एक दूसरे को कट ऑफ कर देते हैं, राइट? कट ऑफ क्या करना है? O to M का लेंथ मॉड ऑफ A cos थीटा के बराबर होगा या नहीं, पहले ये बोलिए। यस सर। और O to B का लेंथ मॉड ऑफ B के बराबर होगा ना? यस सर। तो A डॉट B को, कोई भी दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट को हम ये भी कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ A along B, क्योंकि OM क्या है? A का शैडो है B पर, यस सर। मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ B, है ना? तो ज्योमेट्रिकली A डॉट B का मतलब होता है कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के लॉन्ग मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वेक्टर, या अगर मैं B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो भी यही बात थी। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ B along A projection of B along A multiplied with magnitude of A। यस सर। तो किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के along मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वेक्टर का लेंथ। ठीक है, तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर मेरे को बस ये डाउट था कि मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये और ये दोनों है, इन दोनों का लेंथ होगा, इसमें ऐड होगा बी, ये तो नॉर्मल बी मैग्नीट्यूड है, ये 0 to A यहाँ तक का ऐड होगा उसमें, राइट? ऐड कहाँ हो रहा है बेटा? ये जो लिखा है मैंने, इसका मतलब हो गया कि OM लेंथ मल्टीप्लाइड विथ OB लेंथ, यस सर। and OM length is nothing but mod of A cos theta, OB length is nothing but mod of B, ओके सर, ओके। isn't it? हाँ सर, समझ में आ गया। कर लीजिए। सर तो फिर इसमें एंगल बिटवीन ए एंड ओ का मतलब कोई जरूरत नहीं है, राइट? ज्योमेट्री में जरूरत नहीं है, बट प्रोजेक्शन ऑफ A along B निकालोगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी ना, वो A cos थीटा के बराबर होगा तो। यस सर। ओके सर।
सर बोलो। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बस आप ऊपर का पार्ट थोड़ा सा दिखा सके ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। नहीं, मैं तो नोट भेज ही दूंगा बेटा ग्रुप पे, हर लेक्चर के हाँ बाद तो हाँ भेज देता थैंक यू हूँ ना। सर। हाँ सर थैंक यू सर। आगे बढ़े। यस सर। लिख लिया सबने? हाँ सर, हो गया लिख के। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखो। अभी हमने देखा कि ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम होता है। देखे थे? यस सर। अच्छा, तो मॉड ऑफ ए तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। किसी चीज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है ना बेटा। यस सर। यस सर। तो अगर ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब जरूर है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट एंगल होगा। क्योंकि मॉड ए हमेशा पॉजिटिव है, मॉड बी हमेशा पॉजिटिव है, और ए डॉट बी पॉजिटिव है, मतलब कॉस थीटा भी पॉजिटिव है। तो कॉस थीटा तो 0 से 90 डिग्री के बीच ही पॉजिटिव होता है ना। यस सर। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है मान लो, तो दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है और दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों परपेंडिकुलर हो, cos 90 0 होता है ना। बोलो। बोलिए। यस सर। अगर ए डॉट बी नेगेटिव है तो ए डॉट बी नेगेटिव तभी होगा जब cos थीटा नेगेटिव होगा। मतलब ए और बी के बीच ऑब्ट्यूज एंगल है तभी ऐसा पॉसिबल है। मतलब इस केस में थीटा 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 180 डिग्री। ये बात समझ में आई तीनों पॉइंट की नहीं? यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। बोलिए। हो गया सबका? हाँ Yes, ना, sir. कुछ तो बोलोगे। यस सर। हो गया। एक और कॉमन सेंस देखो, ये जो ए डॉट बी होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू मॉड ए इंटू मॉड बी के बराबर हो सकता है, क्योंकि कॉस थीटा 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। और मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ मॉड ए मॉड बी के बराबर होगा, कॉस थीटा -1 से छोटा नहीं हो सकता। ये बात समझ आया? ऐसा कब होगा? जब ए और बी दोनों पैरेलल होंगे। और ऐसा कब होगा? जब ए और बी दोनों एंटी पैरेलल होंगे, 180 डिग्री पर होगा, तभी cos थीटा -1 होगा, है ना? तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर मैक्सिमम होगा और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर मिनिमम होगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। नहीं। थर्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट बी। नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये आपके लिए अभी नहीं है। ऐसे ऐसे सोचिए कि इफ मॉड ए मॉड बी and A dot B is known to us. Then angle between A and B can be calculated as cos थीटा को हम लिख सकते हैं A dot B अपॉन मॉड ए मॉड बी, यस है ना? कॉपी कर लीजिए इसको। सर। सेकंड पॉइंट बताओ ना एक बार। A डॉट बी मॉड ए मॉड बी cos थीटा होता है। हाँ सर। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ सर। तो
ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू मॉड ए इंटू मॉड बी के बराबर होगा। और कॉस थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 0 होता है। हाँ सर। अच्छा, तो देखो राइट हैंड साइड में ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू, दैट इज ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू मॉड ए मॉड बी है। कब? जब थीटा 0 है। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। हाँ सर। तो ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मॉड ए माइनस ऑफ मॉड ए इंटू मॉड बी। हाँ सर, समझा। और कॉस 180 डिग्री पर -1 होता है। तो जब हाँ। दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे हाँ तो सर। मिनिमम डॉट प्रोडक्ट, जब पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट। हाँ सर। सर हो गया। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये एक बॉक्स है, ये एंगल 30 डिग्री है। इस बॉक्स का मास बोलो कितना दे दो? 10 kg। यस सर। सपोज 10 kg का बॉक्स है। इस बॉक्स को यहाँ से पुल करके एक फोर्स F, कोई भी फोर्स है, इसको यहाँ से पुल करके पैरेलली यहाँ ले गया। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का बोलो कितना दे दूं? मान लो 5 मीटर है।
ठीक है, ये ग्राउंड है। फाइंड वर्क डन बाय और इस फोर्स का कुछ नाम दे दो, कितना दे दूं, कितना वैल्यू दे दो, बोलो 50 न्यूटन। फाइंड वर्क डन बाय क्वेश्चन ए फोर्स एफ, क्वेश्चन बी ग्रेविटी। इन moving object from A to B। पहले जिस पोजीशन पर था, मान लो इसका नाम A है, फाइनली जिस पोजीशन पर पहुंचा, मान लो उस पॉइंट का नाम B है। और वर्क डन आप लोगों को मालूम है F डॉट एस, आप लोगों ने ही मुझे बताया था, मुझे नहीं पता था, मालूम है ना आप लोगों को? यस सर। कोशिश कीजिए, ये हिंट है, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए। सर इधर पे एस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा है। कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? दो मिनट। आया कुछ आंसर? चलो इधर देखो। जैसे पार्ट ए, वर्क डन बाय फोर्स एफ चाहिए, तो मेरा फोर्स एफ इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है ना? यस सर। तो फोर्स एफ और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा मॉड एफ इंटू मॉड एस इंटू कॉस 0 डिग्री, ऐसा होगा? बोलो हाँ या ना? यस सर। तो मॉड एफ 50 है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है और कॉस 0 1, तो ये हो गया 250 जूल। क्या सर हो ये गया है? ऐसा? सेकेंड पार्ट, वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है, mgh लगेगा। तो mg किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। तो mg और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों के बीच ये एंगल कितना है? 120। 120 पक्का? हाँ सर, वो 90 और 30। तो 120 डिग्री। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? mg इंटू एस इंटू कॉस 120 डिग्री, ऐसा हो जाएगा? mg कितना है? 10 kg था ना? हाँ सर। सर mg mgh के 100, जड़ के 500 आ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट s और कॉस 120 कितना होगा? सर एस भी तो रखेंगे ना। तो s तो 5 रख दिया ना? सर तो g की वैल्यू? g की वैल्यू m 10 kg और g 10, तो 10 इंटू 10 100। ओके सर। इसको लिखेंगे 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा -100 इंटू 5 इंटू साइन 30 डिग्री, तो -500 इंटू 1/2, दैट इज माइनस ऑफ 250 जूल। आया समझ में? यस सर। यहाँ पर हमने यूज किया कौन सा फॉर्मूला? तो cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सबको ये मालूम है पहले से या नहीं?
हो गया, आगे बढ़ूं? सर। आगे बढ़ूं? ठीक है, चलो। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव आया, इसका क्या मतलब हुआ? नेगेटिव वर्क कैसे करेगा कोई फोर्स? सर क्योंकि उसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन हुआ था। वेरी गुड। तो वर्क डन कभी पॉजिटिव आए, इसका मतलब है वर्क इज बीइंग डन बाय द फोर्स, और वर्क डन कभी नेगेटिव आए किसी फोर्स के कारण, इट मीन्स वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट दैट फोर्स। ठीक है? If work done by a force is negative, it means work is being done against that force. ठीक है? चलो अब करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और इसी का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। सपोज ये एक फोर्स है ए, और ये एक फोर्स है, ये एक वेक्टर है बी, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो जो ए क्रॉस बी होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर बनेगा। तो ये जो कुछ भी बनेगा वो वेक्टर होगा ना। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो एक एक करके दोनों को डिफाइन करते हैं। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है? और इस ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ A cross B will be
perpendicular to A, B, as well as plane containing A and B. In accordance with राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल का नाम सुना है? बोलिए। नो सर। नहीं। तो राइट हैंड रूल सिखाता हूँ, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर ये राइट हैंड रूल जो मैंने लिखा है वो क्या है अभी समझ आएगा। सर इलेक्ट्रिसिटी वाला। नहीं नहीं, हो गया, लिख लिया सबने?
सर इसलिए सबने आगे बढ़ूं? सर ये जो आपने लिखा है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो ये सी डायग्राम में किधर आता है? डायग्राम में नहीं है, ए इंटू बी में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जो भी बनेगा वो कोई रिजल्टेंट वेक्टर ही होगा ना, इसलिए मैंने सी लिखा। ओके सर। ठीक है। ए और बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो कुछ भी बनेगा वो तो वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। अब ये राइट हैंड रूल समझो क्या होता है। उसमें आपको सी वेक्टर समझ आ जाएगा कि सी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। देखता हूँ एक बार ड्राइंग में कोई ऐसा शेप मिल जाए तो बात बने। लिखना मत, राइट हैंड रूल का मीनिंग समझाता हूँ मैं। सपोज ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तब अपना राइट हैंड लो और राइट हैंड से फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी फिंगर को कर्ल करो। तो ये जो थंब का डायरेक्शन है किधर है? ऊपर की ओर है ना? हाँ सर। तो जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो आपका फिंगर इधर घूमेगा, ए क्रॉस बी में, तो आपका जो थंब होगा वो इधर होगा ऊपर की ओर। यस सर। तो ये जो डायरेक्शन है जो बी पर भी परपेंडिकुलर है, ए पर भी परपेंडिकुलर है, तो ये वाला डायरेक्शन मेरा हो जाएगा ए क्रॉस बी का। समझे आप लोग? नहीं सर। ए और बी समझ लो नोटबुक वाले प्लेन पर है, उसमें ए इधर है बी इधर है। तो हम अपने राइट हैंड से फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब ऊपर जाएगा, तो नोटबुक का ऊपर वाला जो डायरेक्शन होगा वो हमारा ए क्रॉस बी का होगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल कराता हूँ, समझना ध्यान से। लिखना मत, लिखने का टाइम मैं दूंगा बहुत। एक बार समझ गए तो फिर लिखना आसान हो जाएगा। यही अगर मान लो रेड वाला मिटाना चाह रहा हूँ, anyway, फिर से कर देता हूँ। अच्छा मान लो ये बी और ये ए। अब देखो इसी में अगर मेरे से कोई पूछे ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए, तो हमारा फिंगर फ्रॉम बी टू ए कर्ल करेंगे तो थंब नीचे आएगा। यस सर। बी टू ए अगर कर्ल करेंगे तो हमारा थंब नीचे आएगा। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इधर होगा, है ना?
perpendicular to A, perpendicular to B, as well as plane containing A and B. समझे कुछ? Yes. सर। राइट हैंड रूल का मतलब क्या हो गया कि हम लोग अपने राइट हैंड के फिंगर्स को फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर कर्ल करेंगे। तो जो राइट हैंड का थंब है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड थंब रूल है ये लिख देता हूँ। If we curl our right hand finger from vector A to vector B, then the direction of thumb will be along A cross B। समझे आप लोग? तो ये दोनों एग्जाम्पल के साथ इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये जो राइट हैंड थंब रूल है ये दोनों इसी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यस सर। कॉपी कर लीजिए। ओके,
हो गया? हाँ सर। हो गया सबका? आगे बढ़ूं? अब देखो, सर ये जो 6 हो ए गया। क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यस सर। दूसरा, ध्यान से देखोगे तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में केवल साइन का फर्क है, एक ऊपर है तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना? बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है सर। बोलो। आवाज आ रही है? यस सर। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा हाँ सर। और मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था। डॉट प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी हो, ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, दोनों सेम था, है ना? सर बट इधर पे माइनस कैसे है? माइनस दिख रहा है ना आपको? ऊपर के एग्जांपल में ही देखो, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जिधर है, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन एग्जैक्टली उसके अपोजिट है। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। डायरेक्शन नहीं दिख रहा है? इसी में एक अप है ए क्रॉस बी, तो बी क्रॉस ए डाउन है ना? एग्जांपल ए और बी में दिखा? सर जरा धीरे धीरे बोलो ना, समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला एग्जाम्पल ए और एग्जाम्पल बी में दिख रहा है। एग्जाम्पल ए हाँ में सर। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वर्टिकली अप है। एग्जाम्पल बी में उसी वेक्टर के बी क्रॉस ए का डायरेक्शन वर्टिकली डाउन है। तो सर हम लोग ने दोनों डायग्राम को कंपेयर किया है वो वाले स्टेटमेंट में। हाँ, ये दोनों में वही दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। फर्स्ट इतना है कि ऊपर वाले में हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं और दूसरे वाले में बी क्रॉस ए कर रहे हैं। तो कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर लोगे तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आएगा, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। समझ आया? हाँ सर। बोलो। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में तुम ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, दोनों एक ही बात है। वही लिखा है नोट को, समझे कि नहीं? समझे सर। हाँ ना, क्या बोल रहे हो? नहीं समझ आ रहा है मुझे। सर आपकी भी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। तो धीरे आ रही है। हाँ सर। अच्छा, पहले वाला कॉर्ड आ रही है? सर, पहले वाला कॉर्ड लगाओ, दूसरे वाला। सर एग्जाम कब होने वाला है?
अच्छा रुको, अब आवाज आएगी सुनना। अब आवाज ठीक हुई? नहीं सर, सेम। अब आवाज ठीक है? यस सर। सर एग्जाम कब होने वाला है? मुझे नहीं पता, 17। तुम्हें पता होगा। तो 17 है? हाँ सर 17 है। 17 नहीं है सर, सीनियर साइंस का 20 के बाद आने वाला है ना हॉल टिकट। पता नहीं, मैंने नहीं चेक किया, देख लेना, ठीक है, ढूंढ लेना, मुझको मिल जाएगा, देख कर मुझे नहीं आ रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन करो, फॉर्मूला बेस्ड सेम क्वेश्चन नोट सब लोग कर लोगे। दोनों नोट कॉपी करना। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर ए और बी के बीच एंगल बताना है, आपको इंफॉर्मेशन ये दिया होगा। तो पहले दोनों नोट कॉपी करो, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है tan थीटा इज 1/√3 और tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है? 45। 30 डिग्री। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए और जिसका जिसका होते जाए वो लोग एग्जिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।